नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट अवगत पाठशाला पर। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। हम लोग पढ़ रहे थे पठार और हम लोगों ने केंद्रीय उच्च भूमि पठार को पढ़ लिया था और आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्वी पठार को। क्या पढ़ेंगे हम लोग? पूर्वी पठार को। चलिए तो हम लोग आज पढ़ते हैं पूर्वी पठार। क्या पढ़ेंगे हम लोग? पूर्वी पठार। आज हम लोग पूर्वी पठार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग पूर्वी पठार के बारे में पढ़ते हैं। पूर्वी पठार को कई भागों में बांटा गया है। देखते हैं हम लोग। जो आपका पूर्वी पठार है वो है आपका पूर्वी पठार, वो आपका है छोटा नागपुर का पठार। क्या है? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार क्या है आपका? छोटा नागपुर का पठार। इसके बाद है आपका छत्तीसगढ़ पठार। क्या है? छत्तीसगढ़ का पठार। छत्तीसगढ़ पठार। और इसके बाद आता है आपका दंडकारण्य पठार। क्या है आपका? दंडकारण्य पठार। क्या है? दंडकारण्य पठार। चलिए तो एक एक करके हम बारी बारी से सभी को देखते हैं। जो आपका छोटा नागपुर का पठार है वो आपका झारखंड में है। कहाँ पर है? झारखंड में। छोटा नागपुर का पठार झारखंड राज्य में स्थित है। छोटा नागपुर का पठार जो है उसे खनिज हृदय की उपमा दी जाती है। क्या दी जाती है? खनिज हृदय की उपमा, या इसे खनिज हृदय स्थल भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? खनिज हृदय स्थल या खनिज हृदय की उपमा दी जाती है। और छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है। कौन सी नदी? दामोदर नदी। छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी का उद्गम होता है। और इसी दामोदर नदी पर डीवीसी है। इसी नदी पर, इसी दामोदर नदी पर जो है कि डीवीसी है। क्या है? डीवीसी। डीवीसी यानी कि दामोदर वैली कारपोरेशन। क्या है आपका? दामोदर वैली कारपोरेशन। ठीक है। इसी नदी पर डीवीसी दामोदर वैली कारपोरेशन है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। दामोदर नदी को रूर नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? दामोदर नदी को, दामोदर नदी को हम लोग रूर नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूर नदी। दामोदर नदी को रूर नदी कहते हैं। तो दामोदर नदी को रूर नदी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से कोयला निकलता है। क्यों? क्योंकि दामोदर नदी से कोयला निकलता है। क्योंकि यहाँ से कोयला निकलता है, इसलिए इसे रूर नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूर नदी कहा जाता है। और झारखंड में ही जमशेदपुर है। क्या है? जमशेदपुर। झारखंड राज्य में एक शहर है जमशेदपुर, जिसे हम लोग टाटा नगरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? टाटा नगरी। टाटा नगरी को हम लोग जमशेदपुर के नाम से, टाटा नगरी को हम लोग जमशेदपुर में जानते हैं। और इसे हम लोग टाटा नगरी के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग यहीं लगाया गया था। क्योंकि भारत का पहला लौह इस्पात भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग लगाया गया था। भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग जमशेदपुर में लगाया गया था, इसलिए इसे हम लोग टाटा नगरी के नाम से जानते हैं। और छोटा नागपुर पठार से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। छोटा नागपुर पठार से आपकी एक नदी निकलती है, स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी नदी?
स्वर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। और इस नदी को हम लोग जैविक मरुस्थलीय नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्ण रेखा नदी को जैविक मरुस्थलीय नदी क्या बोलते हैं हम लोग? जैविक मरुस्थलीय नदी। स्वर्ण रेखा नदी को जैविक मरुस्थलीय नदी के नाम से जानते हैं। इसे जैविक मरुस्थलीय नदी नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि यह बहुत ही प्रदूषित नदी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा प्रदूषण है और यह सबसे प्रदूषित नदी मानी जाती है। यह इतनी प्रदूषित है कि इसमें किसी भी जीवों का अस्तित्व तो नहीं पाया जाता, इसलिए इसे जैविक मरुस्थलीय नदी के नाम से जाना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, एक जलप्रपात है हुंडरू जलप्रपात। कौन सा? हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर ही स्थित है। हुंडरू जलप्रपात जो है आपका, वह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। स्वर्ण नदी रेखा पर स्थित है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। तो ये रहा हमारा छोटा नागपुर का पठार। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ का पठार। छत्तीसगढ़ पठार छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ पठार आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। और इस छत्तीसगढ़ पठार से एक नदी निकलती है। छत्तीसगढ़ पठार से एक नदी निकलती है जो कि महानदी। छत्तीसगढ़ पठार से महानदी निकलती है। कौन सी नदी? महानदी निकलती है। छत्तीसगढ़ पठार से आपकी महानदी निकलती है। यह नदी छत्तीसगढ़ के जिस क्षेत्र से होकर बहती है वहाँ धान की खेती होती है। यह नदी जहाँ से होकर बहती है, महानदी, यानी कि यह नदी जिस क्षेत्र से होकर गुजरती है, जिस क्षेत्र से होकर बहती है, वहाँ धान की खेती की जाती है। वहाँ धान की खेती की जाती है। धान की खेती की जाती है। और उस क्षेत्र को धान का कटोरा कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? उस क्षेत्र को धान का कटोरा क्या बोलते हैं हम लोग? धान का कटोरा कहते हैं। तो ये रहा हमारा छत्तीसगढ़ का पठार। इसके बाद हम लोग देखते हैं दंडकारण्य पठार। क्या देखते हैं? दंडकारण्य पठार। चलिए हम लोग देखते हैं। आपका अगला है दंडकारण्य पठार। दंडकारण्य पठार जो है आपका, ये जिन राज्यों में है वो है आपका छत्तीसगढ़, आपका है छत्तीसगढ़। इसके अलावा है आपका आंध्र प्रदेश। इसके अलावा है आपका उड़ीसा। इसके अलावा उड़ीसा है और है आपका महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। इन राज्यों में दंडकारण्य पठार का विस्तार पाया जाता है। और इस पठार से इंद्रावती नदी निकलती है। इस पठार से इंद्रावती नदी निकलती है। कौन सी नदी? इंद्रावती नदी। इस पठार से इंद्रावती नदी निकलती है। यह आंध्र प्रदेश में जाकर गोदावरी से मिल जाती है। यह आंध्र प्रदेश में गोदावरी से मिल जाती है। यह आंध्र प्रदेश में गोदावरी से मिल जाती है। गोदावरी से मिल जाती है। और दंडकारण्य पठार से चित्रकूट जलप्रपात का निर्माण होता है। दंडकारण्य पठार से चित्रकूट जलप्रपात। कौन सा? चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात का निर्माण होता है। कौन से जलप्रपात का? चित्रकूट जलप्रपात का निर्माण होता है।
जो छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। चित्रकूट जलप्रपात का निर्माण दंडकारण्य पठार से होता है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, और इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। इसे भारत का, चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का नियाग्रा जलप्रपात। भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। और इसी जलप्रपात पर इंद्रावती नदी है। इसी जलप्रपात पर इंद्रावती नदी है। कौन सा है? इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी इसी जलप्रपात से होकर गुजरती है। और दंडकारण्य पठार के दंडकारण्य पठार के दक्षिणी भाग, दंडकारण्य पठार के दक्षिणी भाग, दंडकारण्य पठार के दक्षिणी भाग बस्तर के पठार से, बस्तर के पठार से टीन का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? टीन का उत्पादन होता है। तो ये रहा हमारा दंडकारण्य पठार, और इस तरीके से हम लोगों ने पूर्वी पठार को पढ़ लिया, जो कि पूर्वी पठार हमारा छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार और दंडकारण्य पठार के अंतर्गत आता है। चलिए इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अब उत्तर पूर्वी पठार। क्या पढ़ेंगे हम लोग? उत्तर पूर्वी पठार। चलिए तो अगला हम लोग पढ़ते हैं उत्तर पूर्वी पठार। क्या पढ़ते हैं हम लोग? उत्तर पूर्वी पठार। उत्तर पूर्वी पठार, या इसी को हम लोग मेघालय पठार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेघालय पठार, या इसी को हम लोग शिलांग पठार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिलांग और इसके अंतर्गत हमारी आती हैं, उत्तर पूर्वी पठार के अंतर्गत आती है हमारी गारो पहाड़ी। क्या आती है? गारो पहाड़ी और खासी पहाड़ी। गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी और जयंतिया की पहाड़ियाँ, और जयंतिया पहाड़ी। उत्तर पूर्वी पठार के अंतर्गत गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी और जयंतिया की पहाड़ियाँ आती हैं। चलिए हम लोग देखते हैं गारो पहाड़ी। गारो पहाड़ी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं गारो पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी, इसकी सर्वोच्च चोटी, इसकी सर्वोच्च चोटी नौकरेक है। क्या है? नौकरेक, जो कि मेघालय की भी सर्वोच्च चोटी है, जो कि मेघालय राज्य की सर्वोच्च चोटी है। मेघालय की सर्वोच्च चोटी है। इसके आगे हम लोग देखते हैं खासी पहाड़ियाँ। खासी पहाड़ी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं इस पहाड़ी पर, इस पहाड़ी पर मौसिनराम शहर स्थित है। कौन सा शहर? मौसिनराम शहर स्थित है। यह सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। यह कैसा स्थान है? सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। मौसिनराम सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, और यहाँ पर लगभग
1000 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। यहाँ पर 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। और हम लोग देखते हैं छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार और मेघालय पठार। छोटा नागपुर पठार और मेघालय पठार के बीच मालदा गैप है। क्या है? मालदा गैप या गारो गैप है। मालदा गैप या गारो गैप है। तो ये रहा आपका उत्तर पूर्वी पठार। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं दक्कन का पठार। चलिए तो अगला हम लोग देखते हैं दक्कन का पठार। क्या देखते हैं? जो हमारा अगला है दक्कन का पठार। चलिए अब हम लोग दक्कन के पठार को देखते हैं। जो दक्कन का पठार है वो आपका है दक्कन ट्रैप। क्या है? दक्कन ट्रैप। और आपका है दक्कन ट्रैप के अलावा है कर्नाटक पठार। क्या है? कर्नाटक पठार। और इसके अलावा है आपका आंध्र पठार। क्या है? आंध्र पठार। तो चलिए एक एक करके हम बारी बारी सभी को देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दक्कन ट्रैप। जो आपका दक्कन ट्रैप है वो आपका महाराष्ट्र में है। दक्कन ट्रैप कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। दक्कन ट्रैप महाराष्ट्र में है। चलिए तो दक्कन ट्रैप सबसे पहले हम लोग समझते हैं ट्रैप। ट्रैप क्या होता है? ट्रैप का मतलब होता है सीढ़ीनुमा आकृति। क्या होता है? सीढ़ीनुमा आकृति। और यहाँ पर जो दक्कन का ट्रैप है महाराष्ट्र में, यहाँ पर बेसाल्ट चट्टान पाई जाती हैं। यहाँ पर बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ पर कैसी चट्टानें पाई जाती है? तो यहाँ पर बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। और दक्कन ट्रैप के अंतर्गत कुछ पहाड़ियाँ हैं, जैसे हमारा है गाविलगढ़ की पहाड़ियाँ। क्या है? गाविलगढ़ की पहाड़ी। गाविलगढ़ की पहाड़ी। और है आपका अगला है अजंता की पहाड़ी। क्या है? अजंता की पहाड़ी। इसके अलावा है आपका सतमाला पहाड़ी। अजंता पहाड़ी के अलावा है आपका सतमाला पहाड़ी। क्या है? सतमाला पहाड़ी। इसके अलावा है आपका हरिश्चंद्र पहाड़ी। क्या है? हरिश्चंद्र पहाड़ी। हरिश्चंद्र पहाड़ी। और जो हरिश्चंद्र की सर्वोच्च चोटी है वो है आपका कालसूबाई। क्या है? कालसूबाई। हरिश्चंद्र पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है वो आपका है कालसूबाई, जो कि महाराष्ट्र की भी सर्वोच्च चोटी है। और यह जो कालसूबाई है यह पश्चिमी तट की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। इसके अलावा यह महाराष्ट्र राज्य की भी सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। आइए अब हम लोग देखते हैं कर्नाटक पठार। और कर्नाटक पठार का विस्तार जो है आपका कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। कहाँ है? तो कर्नाटक में। कर्नाटक का पठार कर्नाटक में है और यह दो भागों में है। पहला तो है आपका मैसूर का पठार। क्या है? मैसूर का पठार। और जो दूसरा है आपका वो आपका है
मलनाद। क्या है? मलनाद। और मलनाद में आपके कुछ पर्वत हैं। मलनाद में आपके कुछ पर्वत हैं, जैसे कि ये रहे आपके, ये आपका रहा बाबा बुदान की पर्वत। ये क्या है आपका? बाबा बुदान की पर्वत। बाबा बुदान की पर्वत। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, इसकी सर्वोच्च चोटी, बाबा बुदान पर्वत की सर्वोच्च चोटी केंद्रीय मुख है। क्या है? केंद्रीय मुख। केंद्रीय मुख जो है आपका बाबा बुदान की सर्वोच्च चोटी है। और मलनाद की पहाड़ियों से या मलनाद की चट्टानों से, इन चट्टानों से, इन चट्टानों से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। इन चट्टानों से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। ठीक है। और इन्हें धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहते हैं। इन्हें धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहते हैं। इन्हें धारवाड़ क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहते हैं। और धारवाड़ जो है कि आपका कर्नाटक का एक जिला भी है। धारवाड़ कर्नाटक का एक जिला भी है। अगला आपका आंध्र पठार है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं आंध्र का पठार। आंध्र पठार को हम लोग दो भागों में देखेंगे। आंध्र पठार को हम लोग दो भागों में देखेंगे। एक तो होगा आपका तेलंगाना पठार। क्या होगा आपका? तेलंगाना पठार। आंध्र पठार को हम लोग दो भागों में देखेंगे। एक होगा आपका तेलंगाना पठार और दूसरा होगा आपका रॉयल सीमा। क्या होगा? रॉयल सीमा। चलिए हम लोग देखते हैं तेलंगाना पठार। तेलंगाना पठार जो हम देखते हैं, तेलंगाना पठार पर ही तेलंगाना शहर स्थित है। तेलंगाना पठार पर ही तेलंगाना स्थित है। इसी पर तेलंगाना स्थित है। इसी पर तेलंगाना स्थित है, जो वर्तमान में एक राज्य के रूप में परिवर्तित हो गया है। और रॉयल सीमा से कोलेरू झील निकलती है। कौन सी झील? कोलेरू झील। रॉयल सीमा से कोलेरू झील निकलती है। और जो कोलेरू झील है, यह भारत की सबसे दलदल झील है। कोलेरू झील भारत की सबसे दलदल झील है। भारत की सबसे दलदल झील। ठीक है। तो ये रहा आपका आंध्र पठार। तो इस तरीके से आपका ये दक्कन का पठार भी पूरा हो गया। और अंत में एक हमारा बचता है दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र। चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अगला है हमारा दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र। क्या है? दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र। दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र। दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र में हमारा आता है नीलगिरी पर्वत। क्या आता है? नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत। और इसके बाद आता है हमारा अन्नामलाई पर्वत। क्या है हमारा? अन्नामलाई पर्वत। अन्नामलाई पर्वत। इसके बाद आता है हमारा कार्डमम पर्वत। क्या आता है? कार्डमम पर्वत या इलायची की पहाड़ियाँ भी बोलते हैं इसे। इसके बाद आता है हमारा पलानी पर्वत। ये क्या है हमारा?
पलानी पर्वत। दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्रों के अंतर्गत हम लोग नीलगिरी पर्वत, अन्नामलाई पर्वत, कार्डमम पर्वत और पलानी पर्वत को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग नीलगिरी पर्वत। जो नीलगिरी पर्वत है इसकी सर्वोच्च चोटी, नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी, इसकी सर्वोच्च चोटी, नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी दोदा बेट्टा है। क्या है? दोदा बेट्टा। नीलगिरी पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है वो आपकी दोदा बेट्टा है, जो कि तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। दोदा बेट्टा जो नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी है तमिलनाडु राज्य में स्थित है और यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, दूसरी सर्वोच्च चोटी है। दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है और यहीं पर ऊटी, उटकमंड शहर भी है। नीलगिरी पर्वत के अंतर्गत ऊटी या उटकमंड शहर भी स्थित है। नीलगिरी पर्वत, कार्डमम पर्वत और अन्नामलाई पर्वत, ये तीनों पर्वत केरल और तमिलनाडु की सीमा पर हैं। केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। तमिलनाडु की सीमा पर है ये तीनों पर्वत, नीलगिरी पर्वत, अन्नामलाई पर्वत और कार्डमम पर्वत केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है। और ये जो आपका अन्नामलाई पर्वत है, अन्नामलाई पर्वत, इसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। अन्नामलाई पर्वत की इसकी सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची या सर्वोच्च चोटी जो है, इसकी सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी है। क्या है? अनाईमुडी है और यह अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी भी है। यह दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है जो केरल में है। यह कहाँ है? केरल में है। और जो आपकी पलानी की पहाड़ी है ये आपकी तमिलनाडु में है। पलानी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में। और ये आपका दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र भी समाप्त हो जाते हैं। और इस तरीके से हम लोगों ने आज पठार का सारा पाठ पूरा कर लिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।